Good morning, students. Myself, Vipul Kumar Pareva, Assistant Professor in Zoology, पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज का मेरा टॉपिक है ब्लड। ब्लड के अंदर हम बात करेंगे। कल मेरा जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से ब्लड का कंपोजिशन होता है। आज हम ब्लड की थोड़ा अलग अलग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इसके ग्रुप के बारे में बात करेंगे, प्रोटीन फैक्टर के बारे में बात करेंगे, इसके वर्क क्या क्या है ब्लड के, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं कहूँ कि वर्क ऑफ ब्लड, हमारे शरीर में रुधिर का कार्य क्या है, क्यों ये इतना कीमती है। रक्त ही जीवन है, रक्त जीवन क्यों है, उसके संदर्भ में हम बात करें तो सबसे पहले वर्क ऑफ ब्लड के अंदर ये हमारे शरीर में पीएच का नियमन करता है। आप लोग अच्छे से जानते हैं हमारा शरीर का जो आंतरिक भाग है, तरल भाग, वो सारा पीएच से डिपेंडेंट है। जैसे अम्ल और क्षार 7 के उदासीन है, 7 के ऊपर उठते क्षारीय हो जाएगी, 7 से नीचे जाते उदासीन हो जाएगी। तो बॉडी के अंदर जितना भी पीएच है वो पीएच का जो मेंटेन है वो ब्लड करता है। दूसरा, ऑस्मो रेगुलेशन या जल संतुलन, बॉडी के अंदर वाटर का जो आयनिक बैलेंस है वो सारा हमारा ब्लड का काम करता है। ब्लड के अंदर सोडियम पोटेशियम आयन कितने जाएंगे कितने नहीं जाएंगे, वाटर का जो बैलेंसिंग है वो सारा ये देखता है। थर्ड है पदार्थों का परिवहन। मैंने कल भी चर्चा की थी आपसे, फिर कह रहा हूँ, पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किसी वाहक की आवश्यकता होती है। तो रुधिर हमारे संपूर्ण शरीर में एक वाहक की तरह कार्य करता है। चाहे वो भोज्य पदार्थ हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो कोई मेडिसिन हो, चाहे वो कोई एंटीबॉडी हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो यूनिवर्सल रोल प्ले करता है वो अपना ब्लड होता है। नेक्स्ट है इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा। शरीर में रोगों से लड़ने के लिए जो क्षमता होती है उसे प्रतिरक्षा कहते हैं। अब प्रतिरक्षा के अंदर दो तरीके का कंसेप्ट होता है, मे बी एंटीबॉडी का निर्माण हो, चाहे कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा हो या तरल माध्यिक प्रतिरक्षा हो, दोनों ही प्रतिरक्षा के लिए आने जाने का काम ब्लड करता है। पांचवा है प्रतिरक्षा हो गई, पदार्थों का परिवहन हो गया, जल संतुलन हो गया। नेक्स्ट है टेम्परेचर, शरीर का तापमान। वी नो दैट वेरी वेल कि जब हम कहीं गर्मी में जाते हैं तो हमारे शरीर में पसीने चालू हो जाते हैं। ये जो पसीने हैं ये आंतरिक वैसोडायलेशन जो होता है वाहिकाओं का, जिसके फलस्वरूप शरीर के अंदर जितनी भी गर्मी होती है वो वाहिकाओं में मुक्त कर दी जाती है और वो पसीने के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार ये सारे इंपॉर्टेंट काम केवल और केवल ब्लड से संपन्न होते हैं। यदि शरीर में से रुधिर का कंसेप्ट हटा दिया जाए तो शरीर का जीवन ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, रक्त समूह ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई बार आपने देखा होगा किसी कारणवश या दुर्घटना से या किसी भी मरीज को रुधिर की कमी होती है तो डॉक्टर उनको कहते हैं कि आप ब्लड का इंतजाम करें, आपको ब्लड चढ़ाया जाएगा। अब ब्लड चढ़ाने के अंदर ब्लड, प्रत्येक व्यक्ति का ब्लड अलग होता है। किसी का ए हो सकता है, किसी का बी हो सकता है, किसी का बी, किसी का ओ। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ए बी ओ, ये किस आधार पर बांटे गए हैं? क्यों ए वाला व्यक्ति बी का रुधिर नहीं ले सकता, क्यों ए बी वाला ओ को नहीं दे सकता, क्या कारण है? ये सब ब्लड ग्रुप का है। सर्वप्रथम लैंड स्टीनर एंड वीनर नामक दो वैज्ञानिकों ने रुधिर वर्ग की खोज की। उन्होंने कहा कि आरबीसी के अंदर दो विशिष्ट प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, ए और बी। इसके सापेक्ष प्लाज्मा में दो स्पेसिफिक टाइप के एंटीबॉडी पाए जाते हैं, दीज आर ए एंड बी। इनको स्मॉल ए बी से शो करते हैं जबकि एंटीजन को कैपिटल ए बी से शो करता है। एक बार पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ, लैंड स्टीनर और वीनर नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने अनुसंधान के तहत ये बताया कि जो रुधिर वर्ग होता है उसमें आरबीसी के अंदर दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं,
तथा प्लाज्मा के अंदर दो प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं, ए और बी। इसी को लेकर उसने एक टेबल का निर्माण किया जिसके अंदर संपूर्ण रुधिर को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। देखिए आप टेबल। सीरियल नंबर 1, 2, 3 और 4। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप उन्होंने बताए, ए बी एंड ओ। अब ए के अंदर एंटीजन पाया जाता है ए, बी के अंदर एंटीजन बी, ए बी के अंदर ए भी पाया जाता है और बी भी पाया जाता है। ओ के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। जबकि एंटीबॉडी की हम बात करें तो ए के अंदर एंटीबॉडी बी, बी के अंदर एंटीबॉडी ए बी के अंदर ए और बी, और सॉरी इसमें कोई प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, और इसमें ए और बी दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। एक बार पुनः मैं वापस बता दूं आपको, 4 प्रकार के रुधिर वर्ग ए बी और ओ। इनके अंदर एंटीजन, ए के अंदर ए एंटीजन, बी के अंदर बी एंटीजन, ए बी के अंदर ए बी। ओ में किसी प्रकार का कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। जबकि एंटीबॉडी की हम बात करें तो ए में बी में ए बी में नील, या नील को अपन एब्सेंट में लिख दें तो ज्यादा बेस्ट है, और ओ के अंदर ए और बी। इस प्रकार लैंडस्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने संपूर्ण रुधिर वर्ग को 4 वर्गों में विभक्त किया। उन्होंने कहा कि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, और वो ब्लड ग्रुप उसने मोस्टली ए बी और ओ। यहाँ पर मैं आपको एक रक्त ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हम किसी भी व्यक्ति को रुधिर को प्रदान कर रहे हैं, आदान या प्रदान हो सकता है कि हम उससे ले रहे हैं, हो सकता है हम उसको दे रहे हैं, इसको रुधिर आदान बोलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर मेन कंसेप्ट ये होता है कि जब तक हमें किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप के बारे में पता नहीं है, हम उसको अज्ञानता के फलस्वरूप किसी भी प्रकार का ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ा सकते। पहले हमको ये मालूम होना जरूरी है कि वो किस ब्लड ग्रुप का है। सपोज दैट वो ए का है तो उसको ए का ब्लड चढ़ेगा या फिर ओ का चढ़ेगा, वो अब अभी आगे बात करेंगे। एक चीज मैं कह रहा था, एक लाइन है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देखें। दाता का एंटीजन और ग्राही का एंटीबॉडी, दाता का एंटीजन और ग्राही का एंटीबॉडी आपस में प्रतिक्रिया करते हैं। अब दाता का मतलब जैसे ओ को ले लेते हैं, ओ के पास में कोई एंटीजन है ही नहीं, दाता का एंटीजन ग्राही का एंटीबॉडी, ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, तो ये किसी भी एंटीबॉडी से लड़ाई नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि जब एंटीजन जाएगा तभी तो एंटीबॉडी से लड़ाई करेगा। अब इसके पास में कोई एंटीजन ही नहीं है, फलस्वरूप ये तीनों को रुधिर दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। तो इसको सार्वत्रिक दाता कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, ओ के पास में किसी भी प्रकार का कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। दूसरी तुलना में बात करें, दाता का एंटीजन और ग्राही का एंटीबॉडी। अब ए बी का जो एंटीजन है वो ए बी है। अब ये इसको देगा तो भी दिक्कत है, इसको देगा तो भी दिक्कत है, और इसको देगा तो भी दिक्कत है, क्योंकि इसके पास में दोनों एंटीजन मौजूद है, ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है। अर्थात ये किसी को भी नहीं दे सकता, ये केवल लेने में रहेगा। इसलिए ब्लड ग्रुप ए बी को सार्वत्रिक ग्राही भी कहते हैं। एक बार पुनः, दाता का एंटीजन, ग्राही का एंटीबॉडी, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। मैं एक आरेख बनाता हूं, उससे शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर मैंने 4 ब्लड ग्रुप लिए हैं, ए बी और ओ। अब कौन किसको दे सकता है, कौन किसको नहीं दे सकता, वो देखिए। ए कोई दे सकता है, बी कोई दे सकता है, ओ कोई दे सकता है, ए बी कोई दे सकता है। ये चारों तो बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद में ओ ए को भी दे सकता है, ओ बी को भी दे सकता है, ओ ए बी को भी दे सकता है। ठीक है, ए बी को भी दे सकता है, बी ए बी को भी दे सकता है,
यहाँ तक तो कहानी सही है। अब इसके अलावा यदि ट्रांसफ्यूजन होता है तो वो मिसमैच होता है, फलस्वरूप किसी भी मरीज की जान चली जाएगी, क्योंकि जो ही आप एंटी को एंटीबॉडी देंगे उसके जो ब्लड हैं वो थक्के बन जाएंगे और थक्के बनने के साथ ही रोगी की मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार हम इस आरेख के माध्यम से समझ सकते हैं कि कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है। ये हो गया आपका एबीओ ब्लड ग्रुप। अब दूसरा ब्लड ग्रुप है आरएच। आरएच ब्लड ग्रुप या आरएच सिस्टम आप कुछ भी कह सकते हैं। रीसस नामक बंदर पर सर्वप्रथम इसकी खोज हुई। लैंडस्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक रीसस नामक बंदर था, उसने देखा यार इसमें एक अलग तरीके का एंटीबॉडी है प्लाज्मा के अंदर, तो उन्होंने उसके सम्मान में उसका नाम आरएच सिस्टम ही रख दिया या आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम रख दिया। देखिए इसमें क्या होता है, संपूर्ण विश्व के अंदर लगभग जिनके अंदर ये प्रतिजन उपस्थित होता है आरएच एंटीजन, इसकी मात्रा है 93%, और जिनके अंदर ये उपस्थित नहीं होता वो है लगभग 7%। दूसरे शब्दों में पॉजिटिव नेगेटिव को बताऊं, यदि आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तब तो उसको कहते हैं आरएच पॉजिटिव, और आरएच एंटीजन एब्सेंट है तो ऐसी कंडीशन में वो आदमी कहलाएगा आरएच नेगेटिव। मैं एक बार पुनः स्पष्ट कर दूं, जिनके अंदर आरएच एंटीजन उपस्थित होता है उस ब्लड ग्रुप को हम, जिनके अंदर आरएच एंटीजन एब्सेंट होता है उनको आरएच नेगेटिव कहते हैं। इनकी तुलनात्मक मैंने आपको कंपेरेटिव बता दिया कि 93% लोगों के अंदर ये, लोगों के अंदर ये अनुपस्थित है। अब ये आरएच होता क्या है उसके बारे में बात करें। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। एक आरएच नेगेटिव महिला फीमेल की शादी आरएच पॉजिटिव पुरुष से कर दी जाए। पुरुष है उसका ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है, जबकि महिला है उसका ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है। इन दोनों की यदि शादी कर दी जाए तो माता की कोख के अंदर पल रही संतान, चूंकि वो पिता का लेके जा रही है तो बच्चा जो पैदा हो रहा है उसके अंदर आरएच पॉजिटिव है जबकि माता आरएच नेगेटिव है। अब हम अच्छे से जानते हैं कि शरीर में जब भी कोई बाहर का प्रतिजन अंदर प्रवेश करता है तो शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण करता है। महिला आरएच नेगेटिव है, बच्चा आरएच पॉजिटिव आ रहा है कोख के अंदर। अब महिला के शरीर में क्या होगा, एंटी आरएच एंटीबॉडी का निर्माण होने लग जाता है। क्यों? आरएच पॉजिटिव एंटीजन की वजह से। आरएच पॉजिटिव एंटीजन जब महिला के शरीर में जाएगा तो महिला इसके शरीर के अंदर विपरीत प्रतिरक्षी का निर्माण करेगी, एंटी आरएच एंटीबॉडी का। क्योंकि इस निर्माण की प्रक्रिया में लगभग 9 महीने से ऊपर का समय लगता है, तो प्रथम बच्चा तो स्वस्थ पैदा होता है, प्रथम जो बच्चा पैदा होगा वो स्वस्थ होगा। लेकिन ये महिला जब जीवन में दूसरी बार गर्भ धारण करेगी इसी पुरुष से, आरएच पॉजिटिव वाले पुरुष से जब ये महिला पुनः गर्भ धारण करेगी तो दूसरे बच्चे को जाते ही उसके ऊपर ये एंटी आरएच एंटीबॉडी हमला कर देगा। फलस्वरूप गर्भ में पल रहे बच्चे के अंदर इरिथ्रोब्लास्टिस फिटिलस नामक एक बीमारी डेवलप हो जाती है जो उसके संपूर्ण रुधिर का लयन कर देगी, लाइसिस। फलस्वरूप ये बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हो जाएगा, प्रीमेच्योर बच्चा पैदा होगा। ऐसे बच्चे के अंदर खून की बहुत ज्यादा कमी होगी, एनीमिया होगा, फलस्वरूप इसकी डेथ निश्चित है। ऐसे पैदा हुए बच्चे को रीसस शिशु भी कहते हैं। रीसस शिशु ये प्रीमेच्योर होगा, बहुत ज्यादा कमजोर होगा, इसके अंदर खून की बहुत ज्यादा कमी रहेगी, खून रहेगा जो लाइसिस होगा। अब डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे बच्चे का यदि संपूर्ण ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए, संपूर्ण ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए तो बच सकता है, लेकिन बहुत रेयर कंडीशन में, इतनी अभी तक साइंस ने डेवलपमेंट नहीं किया है कि पैदा होते बच्चे को इस तरीके से ट्रांसफ्यूजन करें। इसके लिए बचने का केवल एक ही तरीका है, जो ही ये महिला प्रथम बार गर्भावस्थी में आती है और इसका प्रसव होता है, प्रसव होने के तुरंत बाद में इसको एंटी आरएच एंटीबॉडी के अगेंस्ट एक डॉट लगती है जिसे एंटी डी बोलते हैं। ये इंजेक्शन मार्केट में मिलता है। जो ही ये महिला प्रसव से निकलती है तुरंत इसको 72 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर इस इंजेक्शन को यदि महिला के अंदर
इंजेक्ट कर दिया जाए तो बनने वाला एंटीआरएच एंटीबॉडी तुरंत मर जाएगा और भविष्य में इस महिला को फिर वापस खतरा नहीं होगा। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब जब महिला गर्भ धारण करेगी तब तब प्रसव के बाद में उसको ये इंजेक्शन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार इंजेक्शन दे दिया भाई काम खत्म हो गया, नहीं। जीवन में जो जो वो RH पॉजिटिव से प्रेग्नेंट होगी तो उसके शरीर में एंटीआरएच एंटीबॉडी बनेंगे और इस प्रकार ये क्रम चलता रहेगा। प्राचीन काल में जब साइंस में इतना डेवलपमेंट नहीं था तो लोग बागों के पहला बच्चा हो जाता था, दूसरा मर जाता, तीसरा मर जाता, लोग तरह तरह की भ्रांति करते, ये तो कोई देवता की परेशानी हो गई, वो हो गई। तो ये सब चीजें बेकार है, ये सब RH पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है। ये दोनों हो गए आपके ब्लड ग्रुप। अब एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है रुधिर स्पंदन का, उसको भी हम फिल करते हैं, ब्लड क्लोटिंग। देखिए रुधिर स्पंदन, ब्लड क्लोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी के अंदर। आपके जीवन में कभी भी चोट लग जाती है, यदि वहां पर रुधिर का थक्का नहीं बनता है तो वो हीमोफीलिया बीमारी है, उसमें लगातार चोटग्रस्त भाग से रुधिर का बहना चालू रहता है। ऐसी अवस्था में संबंधित रोगी की या मरीज की मृत्यु हो जाती है। अब ब्लड क्लोटिंग जो है, ब्लड क्लोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ब्लड क्लोटिंग के अंदर कुल 13 कारक होते हैं। हमारे शरीर में 13 ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से रुधिर का स्पंदन जमता है। मैं आपको रुधिर स्पंदन कारक की जो मैकेनिज्म है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले 3 स्टेप होती हैं इसकी। पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना, दूसरा थ्रोम्बिन का निर्माण, तीसरा फाइब्रिन का निर्माण। थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना, थ्रोम्बिन का निर्माण होना और फाइब्रिन का निर्माण। सबसे पहले देखिए, जैसे मान लीजिए कोई टिश्यू डैमेज हो गया, थोड़ा सा इसको उधर ले लेते हैं। सबसे पहले कोई टिश्यू डैमेज हो रहा है बॉडी के अंदर, आपको कोई चोट लग गई, कोई दुर्घटना हो गई, फलस्वरूप आपके शरीर में थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये एक प्रोटीन होती है जो कि प्लाज्मा के अंदर रहती है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होती है। मे भी हो सकता है प्लेटलेट के टूटने से भी हो सकता है, ये दोनों ही चीजें, चोट लग गई या आपके शरीर में पट्टी खानी टूट गई, दोनों कंडीशन में थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रुधिर स्पंदन कारक 7 और रुधिर स्पंदन कारक 10, प्रोकन्वर्टिन और स्टुअर्ट कारक और कैल्शियम आयन की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट या प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय या प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम, तीनों इसके नाम एक ही है। इसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोथ्रोम्बिन आगे चलकर प्लाज्मा के अंदर उपस्थित इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने के काम आता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट की वजह से प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन के अंदर। जो ही ये थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट होगा, प्लाज्मा में पहले से मौजूद फाइब्रिनोजन फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट होती है। जाल होता है, देखिए चाहे अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, ये फाइब्रिन है। वेब प्लस ब्लड सेल्स, ये दोनों मिलकर क्लोट का निर्माण करती है। अब इस जगह आकर ब्लड सेल्स बैठ जाएंगी और इस प्रकार हमारे शरीर में रुधिर का थक्का बनता है जिसको अपन क्लोट कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप के अंदर एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम, और नेक्स्ट हमने ब्लड क्लोटिंग फैक्टर के बारे में पढ़ा। ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से सूक्ष्म टिप्पणियां जरूर आती है, आप इसको अच्छे से देखें और अगले टॉपिक में हम मिलेंगे। थैंक यू।